हेलो एवरीवन, कोडिंग में आपका स्वागत है। Very, very tough. Very, very. है कि 2 ऑफ द अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने थे, बट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जगह डिस्काउंटेड टैरिफ्स को लगाया है। इनके कुछ रेट्स हैं, जैसे कि इंडिया के ऊपर 26% की टैरिफ लगी है, चाइना के ऊपर 34%। पहले से चाइना पे 20% टैरिफ था, तो कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो टैरिफ लगती है चाइना पे वो 54% है। यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 देश हैं, यहाँ पर 20% का टैरिफ है। जापान में 24%, ताइवान 32%, पाकिस्तान पे 29 और बांग्लादेश पे 37%। सो अभी के लिए डिस्काउंटेड रेट्स ऑफ टैरिफ्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया था कि वो सभी के ऊपर एक 10% की बेस लाइन टैरिफ लगाएंगे। सो कुछ देश हैं जिनके ऊपर सिर्फ बेस लाइन टैरिफ जो 10% है वही लगाया गया है, जिसमें यूके है, सिंगापुर है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, टर्की, कोलंबिया, अर्जेंटीना, एल सल्वाडोर, यूएई, सऊदी अरेबिया। इन देशों के ऊपर यूएस ने सिर्फ 10% की बेस लाइन टैरिफ लगाई है। यूएस ने अपने यहाँ सभी ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट, मतलब जो भी वो ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर यूएस ने 25% की आइडेंटिकल टैरिफ इम्पोज की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये टैरिफ्स को इन लोगों ने कैलकुलेट किया, ये बहुत अनफेयर है। देश भर के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और इवन यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना है कि जो तरीका यहाँ पे लगाया गया है वो काफ़ी अनफेयर है। इस तरीके से नहीं कैलकुलेट किया जाता है टैरिफ्स को। बेसिकली यूएस ने जो तरीका लिया है वो है कि जिस भी देश पे उनको टैरिफ लगानी है उसके साथ उनका कितना डेफिसिट है, इसको उन्होंने डिवाइड किया है उस देश के इम्पोर्ट से, और जो फर्दर जो नंबर आया है उसको उन्होंने 2 से डिवाइड किया है। फॉर एन एग्जांपल, कि अगर इंडिया के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट 150 रुपीज़ का है, सपोज़ 150 रुपए का है, और इंडिया के साथ ये इंपोर्ट करते हैं कुल 10 आइटम्स को, तो इन्होंने 150 को आप अगर 10 से डिवाइड करें तो आएगा 15, और इन्होंने 15 को फर्दर डिवाइड किया है 2 से। सो जो आउटकम आता है वो 7.5 का आता है। सो इस तरीके से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं टैरिफ्स। तो इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो तरीका यहाँ पे आजमाया गया है ये सही नहीं है, अनफेयर है। इस तरीके से टैरिफ्स आप नहीं इम्पोज करते। सो अभी तो यूएस ने टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्योंकि अगर टैरिफ्स लगते हैं और अब जो क्योंकि लग ही चुके हैं, तो इन्फ्लेशन जो होगी वो यूएस में बढ़ेगी और ओवरऑल वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई सामान, जैसे कि अगर इंडिया की ही बात कर लें कि इंडिया से कोई सामान यूएस में जाता था और वहाँ पर उसको ख़रीदने के लिए यूएस के कस्टमर को $100 देना पड़ता था, तो अब उसको $126 देने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो सामान यूएस का इंडिया में आता है उस पे भी प्रॉब्लम होगी। सो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की रेट है जो कि यूएस में तकरीबन 1.5 से 2% के बीच में होती है, ये माना जा रहा है कि ये 4 से 5% के आसपास जा सकती है। सो ये सडनली जो 2 से 3% का जंप होगा यूएस में इन्फ्लेशन का, ये यूएस के इंटरनल मार्केट को लेकर के भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। और ये माना जा रहा है कि यूएस धीरे-धीरे हेड कर रहा है रिसेशन की तरफ। अब यूएस जो रिसेशन की तरफ अगर हेड करता है तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है नैस्डैक, इसको कैसे हिट करेगी? क्योंकि ऑलरेडी जो नैस्डैक में शेयर्स हैं ये गिरना शुरू कर चुके हैं। ओवरऑल जो नैस्डैक है वही गिर रहा है, और एक तरीके की टर्मोइल की सिचुएशन है मार्केट के अंदर, इकोनॉमिक मार्केट के अंदर। दुनिया भर में जो मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उनका यही हाल है। सो ये देखना होगा कि यूएस वाक़ई में क्या रिसेशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि रिसेशन तब माना जाता है जब ओवरऑल जो नैस्डैक में शेयर्स का कट पॉइंट है, जो बेस कट है, वो 35% के आसपास चला जाए। 2020 में ये 35% के आसपास था, तो ये माना गया कि रिसेशन आ गया है। तो अभी देखना होगा कि क्या वाक़ई में यूएस रिसेशन में जाता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इससे बचने के लिए कोई दूसरे उपाय लाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज़ अ प्रेसिडेंट वो नहीं चाहेंगे कि यूएस में रिसेशन आ जाए, जबकि उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तकरीबन हर एक मंच से उन्होंने ये बात दोहराई है कि उनका एक ही लक्ष्य है कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। जो अमेरिका की ग्लोरी कभी हुआ करती थी, वो उसको वापस से दिलवाना चाहते हैं। सो जिन देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं उन्होंने भी इनको रिप्लाई देना शुरू किया है। यूरोप के सभी नेताओं ने कहा है कि हम इसके आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि हम इससे लड़ेंगे,
कनाडा पहले ही कह रहा था कि यूएस के सामानों को आप बॉयकॉट करिए और जो कैनेडियन होममेड सामान है उनको आप ज़्यादा परचेज़ कीजिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चाइना के साथ होने वाली है, क्योंकि चाइना आज की डेट में भी वर्ल्ड का जो मार्केट प्लेस है उसके लिए इंडस्ट्रियल हब है। चाइना ने कहा है कि वो इस टैरिफ्स के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहली बार जापान, साउथ कोरिया और चाइना इन सभी ने मिल कर के कहा है कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया ब्लॉक है, ये मिल कर के खड़ा होगा और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब देगा। इंडिया क्या करता है यहाँ पर? देखिए, इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली अभी तक तो मूव किया है, लेकिन अब इंडिया को भी कुछ ना कुछ इस पे रिप्लाई करनी पड़ेगी। हम अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, आपने गौर किया होगा कि जितने भी यूएस ऑटोमोबाइल्स थे, जो हम अपने यहाँ इम्पोर्ट करते थे, उसके ऊपर हमने ड्रास्टिकली जो टैरिफ रेट्स थे, उनको कम किया। इसके अलावा F-35 में भी हमने इंटरेस्ट शो किया और हमने ये भी तय किया कि जो हम अभी पेट्रोल रशिया और ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनसे लेते थे, वेनेजुएला से लेते थे, अब हमने यूएस से भी ऑयल लेना शुरू किया है। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए पैसा, हम उनको देने को तैयार हैं। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वो तकरीबन 15-20 दिन यूएस में थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के विज़िट के बाद वो यूएस में रुके भी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात थी वो आगे बढ़ी। अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। देखना होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर एक मंच से कह चुके हैं कि इंडिया हमको टैरिफ से बहुत ज़्यादा हिट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हमेशा उन्होंने कहा है कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन, ही इज़ माय फ्रेंड एंड अ वेरी नाइस प्राइम मिनिस्टर। सो देखना होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाता है या नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इतना जवाब दे नहीं पाएंगे और श्रीलंका के ऊपर भी जो इन लोगों ने 44% का टैरिफ लगा दिया है। सो देखना होगा कि श्रीलंका इसमें क्या करता है, क्योंकि इन देशों के साथ यूएस का ना इतना ट्रेड है। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतना ज़्यादा टैरिफ इन श्रीलंका के ऊपर 44% की टैरिफ इम्पोज़ की है। ताइवान के ऊपर 32% टैरिफ इन्होंने लगाया हुआ है। सो देखना होगा कि क्या होता है आगे। एट प्रेज़ेंट जो सिचुएशन है ये काफ़ी टर्मॉइल की है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या फ़ैसला ले लेंगे। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया को किस तरीके से इस ट्रेड वॉर में रहना चाहिए? और क्या हम तैयार हैं कि अगर रिसेशन आता है, तो क्या हमारी मार्केट इतनी स्टेबल है कि हम इसके अगेंस्ट खड़े खड़े हो पाएँगे? सो लिखिएगा इसके बारे में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोडिंग। थैंक यू। 46%. We're charging them 24%. India, very, very tough. Very, very tough. The prime minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%.